नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आशा करता हूं आप ठीक होंगे, खुश होंगे और ज्योग्राफी की क्लास सरस सर से पढ़ रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था वेगनर महोदय का सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, जिसमें उनका किस प्रकार उन्होंने बताया था कि पूरे जो हमारा महाद्वीप है उसमें किस प्रकार से विभाजन हुआ और उस विभाजन के आधार मतलब कि उस कैसे वो विभाजन हुआ है उसकी पूरी उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया, जीवाश्मों का साक्ष्य प्रस्तुत किया। उन्होंने ये बताया, जलवायु परिघटनाओं के आधार पर बताया कि कहां पर अभी भी गर्म प्रदेश है लेकिन वहां पर अभी भी ठंडी चीजें मिल रही हैं। जीवाश्म लैमिंग जीवाश्म कि कहां एक जगह से दूसरी जगह कैसे वो पाई जा रही हैं, ब्राजील, फिर कहां वो इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गई हैं। इस प्रकार पूरी घटनाओं को उन्होंने जानकारी ली, उसके बारे में सोचा, समझा, शोध किया, तब अपने पूरे सिद्धांत को वहां पर समर्पित कर दिया। ओके, तो वेगनर महोदय के बारे में वहां पर मैंने पूरी जानकारी दी थी। आशा करता हूं आपने नोट बना लिया होगा और स्टडी करना शुरू कर दिया होगा, और हो सके तो अपनी तरफ से भी एक बार जैसे कि नोट्स बना लिया, उसको समझ लिया अच्छे से, फिर उसके बारे में लिखना शुरू करिए कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कौन लेकर आया, क्यों लेके आया, क्या उसके मान्यताएं थी, क्या उनके साक्ष्य थे, और क्या अन्य लोगों के द्वारा, लोग नहीं हम कहेंगे, अन्य जो भी भूगोल वेत्ताएं थे उनके द्वारा क्या क्या जो है उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी की गई थी, इसकी पूरी उसमें जानकारी दी गई है। ओके, अब आज हम समझेंगे सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि किस प्रकार अमेरिका अन्य महाद्वीपों से कटता हुआ एक अटलांटिक महासागर का बीच में निर्माण हो रहा है, और अटलांटिक महासागर के बीच में कई कटकों का निर्माण होता हुआ जा रहा है। उसका भी उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए बताया था कि कभी महाद्वीप भी जुड़े रहे होंगे। वही जहां पर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार वो आपस में जुड़े थे, किस प्रकार उनमें एक इंसान जैसा आपस में प्रेम था, एक विश्वास था, समर्पण की भावना थी, लेकिन समय के साथ साथ कैसे वो एक दूसरे से दूर हो गए और जुड़े हुए हैं तो केवल जलवायुवीय परिघटनाओं की वजह से, धाराओं की वजह से, वायु की वजह से अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्थलाकृतियों के आधार पर, भौतिक आधार पर वो अब नहीं जुड़े रह गए हैं, भूखंड के आधार पर अब वो नहीं जुड़े गए हैं। तो सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कि किस प्रकार सागर में जो है फैलाव होता है, उसका पूरा विवरण आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ओके, सागर नित्तल, सागर के अंदर भी कई चीजें होती रहती हैं, कई परिघटनाएं होती रहती हैं, कई उसमें खड्ड भी बनता रहता है। उसके पहले मैं आपको एक प्यारा सा छोटा सा डायग्राम बनाते हुए, खुद से अपने द्वारा डायग्राम बनाते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि किस किस प्रकार की स्थलाकृतियां उसमें देखने को आपको मिल जाएंगी। पहले मैं उनको भी जान लेता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, इसको हैरी हेस महोदय के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत 1960 से 1962 के बीच में इन्होंने सिद्धांत ये लिखकर दिया था, समझा के दिया था, उसका पूरा विवरण दिया था उन्होंने। ओके, और इन्होंने मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ यहां पर साथ साथ होगा, साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार एक सामान्य क्रिया है, इसकी बात बताई थी कि किस प्रकार कटकों का भी निर्माण हो रहा है, उसमें ज्वालामुखी का क्या योगदान हो रहा है, उसका पूरा उन्होंने जानकारी दी थी। ओके, अभी मैं उसको पूरा समझाऊंगा किस प्रकार उसमें क्रियाएं हो रही थी। और फिर प्लेटो के संचलन का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने इस चीज को अपने सिद्धांत में
पिरोया था, इसकी पूरी जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने संवहनीय तरंग और कटक दबाव के बारे में जानकारी पूरी दी थी। संवहनीय तरंग, कटक दबाव, ओके। तो उसके आधार पर इन्होंने पूरी जानकारी इसमें रखी है। जैसा कि आप प्यारा प्यारा क्यूट सा ये डायग्राम देख रहे हैं, ओके, जिसमें मैं आपको यहां पर ये हमारा एक चित्रण डायग्राम वाला पोर्शन है, जिसमें आप जब कभी भी पीडीएफ निकालिएगा आप अपनी तरफ से उसमें डायग्राम बनाइएगा, ताकि आपका नॉलेज गेन हो सके, समझ सके, रटिए नहीं, उसको जितना अच्छे से आप समझ जाएंगे आप अपने आंसर को उतनी बेहतर और कलात्मक तरीके से उसमें अपने बौद्धिक विकास का निरूपण कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, ओके। तो सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, जैसा कि ये पूरा कभी प्लेटें रही होंगी जो आपस में सटी हुई थी, कुछ इस प्रकार, ये डायग्राम देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार जो है दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से परस्पर जुड़ाव थी, उसमें आपस में जुड़ाव था, और फिर समय के साथ उसमें एक संपीड़न बल की क्रिया हुई, लेकिन उसमें उससे पहले संवहनीय तरंगों का इस्तेमाल हुआ। संपीड़न नहीं कहेंगे, यहां पर तनाव मूलक बल की क्रिया कहेंगे। उसके लिए मैंने कहा संपीड़न कह देंगे तो उसमें तो ऐसे चलेगा, और तनाव मूलक बल में ऐसे जाएगी प्लेटें, ओके। तो ये दो प्यारे प्यारे दो दोस्त थे, ए और बी। इन्हें नहीं मालूम था कि कभी हमारे बीच दूरियां बढ़ जाएंगी। मानसिक दूरियां नहीं बढ़ी थी, जस्ट ऐसे ही वो चले गए कहीं अमेरिका कमाने, ये चले गए, ये इंडिया में ही कमा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार दो चट्टाने ए और बी, संबंध उनके बीच मानवीय संबंध अभी भी क्रिएट था, उनके बीच किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं थी। ये दो चट्टाने जो है आपस में परस्पर जुड़े हुए थे, लेकिन इसके बीच धरती के अंदर भी कुछ परिघटनाएं हो रही थी, जिसकी वजह से वहां पर मैग्मा का निर्माण हो रहा था। और ये जो चट्टानों की मैं बात कर रहा हूं, ये सब महासागर के अंदर हो रहा है, ये सब, ओके। फिर क्या होता है कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्षेपण की क्रिया के द्वारा जब चट्टाने नीचे जाकर के जब उसमें हाई टेम्परेचर पाता है, तो वो चट्टान जो होता है मैग्मा में क्रिएट हो जाता है, मैग्मा बन जाता है। और जब ऊपर से ब्रह्म भविष्यवाणी होती है कि मैं आपका प्रेशर गिरा रहा हूं, लो कर रहा हूं, हे धरती तुम निकालो अपने अंदर के मैग्मा को बाहर, तब इस्तेमाल होता है वहां पर संवहनीय तरंगे। वही संवहनीय तरंगे जो बढ़ रही होती हैं ऊपर की तरफ, ये झटके से जाकर उस पर टकरा रही होती हैं, ओके। ये हो जाती हैं संवहनीय तरंगे। और ये था मैग्मा, जो कि हाई टेम्परेचर में था, लेकिन अब प्रेशर वो कम पाकर ये मैग्मा कैसे बना था वहां पर, क्योंकि वहां पर रेडियो एक्टिव विघटन की क्रियाएं हो रही थी, तब जाकर ये सब बना था, तभी जाकर के हाई टेम्परेचर बना था। हर एक चीज के क्रिएशन में कोई ना कोई सोर्स का होना जरूरी होता है। रेडियो एक्टिव यहां पर वो सोर्स का काम कर रहा था, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर जनरेट हो रहा था, और चट्टाने जो होती हैं मैग्मा के रूप में तब्दील हो रही थी। फिर भविष्यवाणी के फलस्वरूप संवहनीय तरंगों का वहां पर जन्म हुआ था, और संवहनीय तरंगों के द्वारा जब लो प्रेशर पाया गया तो वो ऊपर जितनी भी मैग्मा थी वो बाहर निकलने लगी। सारी तो नहीं निकल जाएंगी, जितना हो सका उतना वो बाहर निकला, और फिर तड़ाके के साथ इसमें एक विस्फोट किया उसने जोर से, और इस विस्फोट का नतीजा निकला कि इसमें तनाव मूलक बल वर्क किया,
और इसमें एक डाइवर्जेंट मूवमेंट देखने को जाकर मिला था। ओके, अपसारी संचलन जिसे कहा जाता है। फिर इसमें क्या होता है, जब यहां पर टकराया जोर से, फिर यही मैग्मा बाहर निकलना शुरू हुआ, और चूंकि ऊपर पहले से ही पानी मौजूद था, तो इस मैग्मा को ये खौलता हुआ लबालब जो मैग्मा बाहर निकल रहा था, उसको तुरंत ये ठंडा करना शुरू हो गया। उसमें शीतलीकरण की जो प्रोसेस थी वो ज्यादा तेज हो रही थी। पेरिडोटाइट की ये जो चट्टाने थी नीचे से, उसमें गलन होने के बाद जब वही चट्टाने ऊपर आ जाती हैं, तो वो बेसाल्टिक चट्टानों के रूप में वहां पर वो जमना शुरू हो गई। और यही जमाव फिर तैयार करता है, एक कटक का निर्माण तैयार करना शुरू कर देता है, एक रिज बनाना शुरू कर देता है। ओके, तब भी यह क्रिया यहां पर ही रुकी नहीं। पृथ्वी के अंदर की गर्मी अभी शांत हुई ही नहीं थी कि फिर से संवहनीय क्रियाएं वहां पर देखने को मिली, और फिर से इसको टकराया, और ये एक रूप से फिर से दूर होना शुरू कर दिए। और ये कुछ ज्यादा ही दूर चले गए फिर। और यहां से मैग्मा लगातार निकलता रहा, जमता रहा, निकलता रहा, जमता रहा। ये देखिए कैसे यहां पर तर 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 टूट रहा है ये पूरा, और पूरा भूचाल से ये दूर भाग रहा है चट्टाने, और चट्टानों के भागने से यहां पर वो जो पानी है उसको ठंडा करता हुआ कैसे वहां पर नए नए इस कृतियों का निर्माण करता हुआ उसे और दूर भगा रहा है। सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत में लगातार फैलाव को देखा गया। फिर एक छोटा सा द्वीप, वही मैंने जो आपको बताया था, वेगनर महोदय ने कहा था कि किस प्रकार कभी जुड़ा हुआ था अमेरिका और अफ्रीका, और फिर उसमें जब विस्थापन होना शुरू हुआ, मान लीजिए ये जो दो चट्टाने हैं, एक यूएसए है और एक अफ्रीकी चट्टाने हैं, या आप कुछ भी मान लीजिए यूरोप की चट्टाने हैं, और इन्हीं से जब इसमें संवहनीय क्रियाओं के द्वारा इसमें टूटना शुरू हुआ, तब यहां पर चटकन, दरारन, चिटकन, इसके बावजूद फिर वो फटा, और फटने के बाद अमेरिका इधर और अफ्रीका इधर चला गया। और फिर धीरे धीरे उसमें जो है नई नई चट्टानों का विकास होना था, बेसाल्टिक चट्टानों का वहां पर निर्माण होना शुरू हो गया। इन्हें ही रचनात्मक प्लेट कहा जाता है। ये जैसे जैसे निकलती हैं, फैलती हैं, ठंडी होती हैं, फिर निकलती हैं, फिर फैलती हैं, फिर ठंडी होती हैं, फिर निकलती हैं, फिर फैलती हैं, फिर ठंडी होती हैं, और धीरे धीरे इतना बड़ा एरिया उन्होंने कवर कर लिया अब। क्योंकि उसमें आपको उन्होंने बताया था, पैंथा लिशा का जो पानी था वो इंटर करना शुरू कर दिया अब उस जगह पे, और ये सारी क्रियाएं होना स्टार्ट हो गई थी। अब मेनली अब सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत यहां पर वर्क करना पूरी तरीके से शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसकी तली में हर वो चीजें, हर वो स्थलाकृतियां देखने को आप साफ साफ देखना शुरू कर देंगे। यहां से जनरेट हो जाता है पूरी तरीके से एक सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, और ये क्रियाएं देखिए चलती रहती हैं। उसमें आपको देखने को मिल जाएगा जब यही सब चीजें, अब मैं इसका एक प्यारा सा अच्छा सा डायग्राम दिखाता हूं आपको बना के, किस प्रकार उसमें फैलाव होना पूरी तरीके से शुरू हो गया था। ये दो चट्टाने मान लीजिए, एक यूनिक डायग्राम जिसे आप अपने नोट पर जरूर बनाइएगा। अभी तक जो बनाया समझाने के लिए बनाया था। फिर ये एक चट्टान यहां पर लिख दीजिएगा,
और यहां पर रेडियो एक्टिव हाई होने की वजह से यहां पर मेंशन कर दीजिएगा, रेडियो एक्टिव विघटन, जिसकी वजह से संवहनीय तरंगों के द्वारा मैग्मा ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद वहां पर वो बाहर निकल करके वो जमना शुरू हो जाता है और ये क्रियाएं ऐसे ही जमते जमते रचनात्मक प्लेटों का निर्माण करती हैं, निकलता है और फैलता हुआ चला जाता है। इसका ये जो हिस्सा कहलाया, जो खड्ड दिखा, जो भ्रंश दिखा, उसे भ्रंश घाटी नाम दिया गया और इसे रिज का नाम दिया गया, कटक का नाम दिया गया, इसे समुद्री कटक का नाम दिया गया। और इन के बीच लगातार जो फैलाव अब देखा गया वही बनता है सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, क्योंकि नीचे की जो पेरिडोटाइट जो चट्टाने हैं जो गल रही थी और गलने के बाद ऊपर निकल करके ये बेसाल्टिक चट्टानों के रूप में वो उनका जमाव हो रहा था। इसका मैंने अग्नेय चट्टानों में आपको बताया था इनका नेचर कैसा था, इसमें सिलिका की मात्रा कैसी थी, गाढ़े थे या पतले थे, वो सब कुछ सिलिका की मात्रा पर डिपेंड करता है। उसके आधार पर इनका पूरा नेचर वहां पर तय किया गया था। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद ये कुछ चट्टाने जो भी इसकी एक पतली चट्टाने जो होती हैं, इनमें स्लैब पुल होना, स्लैब का खिंचाव होना शुरू हो गया था। ये जो आप चट्टाने देख रहे हैं, महासागरीय जो चट्टाने आपको दिख रही हैं, ये ऐसे एकदम जाने लग गए हैं, नीचे की ओर जाने लग गए। यहां से मैग्मा फूटा, ये चट्टाने इधर बढ़ रही हैं, महाद्वीपीय चट्टाने इधर जा रही हैं, लेकिन अब वो जाकर एक जगह पर तो स्थिर सा प्रतीत होने लगेंगी और इनके बीच वो क्रियाएं अभी भी नीचे हो रही हैं। तो इस प्रकार उसमें स्लैब खिंचाव की क्रिया संवहनीय तरंगे जो जिसके द्वारा मैग्मा का आरोहण हो रहा था, आरोहण होने के बाद जो उस पर प्रेशर डालना होता है, तनाव मूलक बल जनरेट के होने की वजह से अपसारी मूवमेंट के कारण स्लैब खिंचाव से महासागरीय जो चट्टाने हैं वो नीचे की ओर जाना शुरू हो जाती हैं और इससे जो स्थलाकृति बनती है उसमें बनता है भ्रंश, बनता है कटक बन रहा होता है और इसमें एक नई रचनात्मक प्लेटों का निर्माण हो रहा होता है। तो ऐसे ही आप एक प्यारा सा डायग्राम बनाइएगा और इसको अच्छे से समझा दीजिएगा। यहां पर आप मैग्मा लिख दीजिएगा और ब्रैकेट में हाई टेम्परेचर को जरूर शो करिएगा। यहां पर लो प्रेशर को दिखाइएगा क्योंकि बिना लो प्रेशर के वो मैग्मा ऊपर निकल ही नहीं सकता है, वरना वो नीचे ही जमा रह जाएगा। तो इस प्रकार तैयार होता है पूरा एक डायग्राम सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत का, जो कि तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। वो तीन चीजें कौन सी होती हैं? एक तो उसमें संवहनीय तरंगों द्वारा जो रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप जो मैग्मा का निर्माण हो रहा होता है, संवहनीय तरंगों के रूप में ऊपर जा रही होती हैं। फर्स्ट पॉइंट उसमें देखने को मिलता है। फिर उसमें नए नए कटकों का निर्माण हो रहा होता है, रचनात्मक प्लेटों का निर्माण हो रहा होता है, दूसरे पॉइंट में देखने को मिलता है। और तीसरी पॉइंट में फिर उसमें देखने का आपको मिलेगा एक सैलाब का खिंचाव हो रहा है। तो ये सब मिल करके बनाते हैं सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत को। अब जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, आपको एक प्यारा सा इसमें एग्जांपल देते हुए मैं बताता हूं। आप अगर लाल सागर को देखेंगे तो अभी वो इस कंडीशन में है। लाल सागर का अभी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है, वो अभी भी फैलाव की स्थिति में है, जो कि अरब कंट्रीज और अफ्रीकी कंट्रीज के बीच में स्थित है, जहां से अभी भी व्यापारिक मार्ग बहुत ज्यादा होता है।
जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो लाल सागर ना हो तो पूरा पूरा अफ्रीका घूम के जाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के यूरोपीय कंट्री से व्यापार हो पाएगा, जो कि आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महंगा हो जाएगा। इसीलिए वहां पर स्वेज की खाड़ी बनी है, स्वेज का पूरा कैनाल बनाया गया है। एक तरफ पोर्ट स्वेज बना दिया गया है, एक तरफ पोर्ट स्वेज बनाया गया है और एक तरफ सेट बना दिया गया है। तो इस प्रकार वो लाल सागर अभी इस कंडीशन में है। और ये जो आप स्थिति देख रहे हैं जिसमें नए नए स्थलाकृतियां बनकर तैयार हो गई हैं, अमेरिका उधर, अफ्रीका इधर, ये आपको अटलांटिक महासागर का एग्जाम्पल रहेगा। जिसमें पूरे एस के डायग्राम के आधार पर कटकों का निर्माण हुआ है। जब मैं आपको स्थलाकृतियां बताऊंगा उसमें आप देख लीजिएगा महासागरों के अंदर कैसे कैसे स्थलाकृतियां जो हैं बनकर तैयार हुई हैं। कहेंगे वाह, धरती तो धरती, समुद्र के अंदर भी स्थलाकृति कौन जाकर देखाया वहां पर? अरे हम जाकर देखाएं। नहीं भाई, सरस सर नहीं गए थे देखने। आप लोग जाकर देख सके तो देख लीजिए। टाइटैनिक मूवी तो सब देखे होंगे, कितनी गहराई में डूब जाती है पता ही नहीं चलता है, सालों बाद कहीं ढूंढा जाता है तो कहीं दिखता है वो। समुद्र अपने अंदर बहुत कुछ समाया है, उसमें नई नई स्थलाकृतियां देखने को मिल जाएंगी। और क्या बताऊं, ये सब पढ़ के तो और दिल खुश हो जाता है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं हमारी धरती पे। ये महोदय है राम, ये कि कोई भी अपने हिसाब से कोई भी नाम ले लीजिए। ये है जेम्स साहब, वो है पीटर साहब, दोनों कभी चिपके हुए थे, लेकिन बीच में क्या हुआ, उनके बीच व्यापार का लेकर के एक बवाल क्या उठा और फिर दूरियां बढ़ती चली गई और उसमें शासन हो गया बीच के तीसरे मेडवेल वाले का। जॉर्ज पीटर तो एक तरफ लग गए और यहां पर स्मिथ साहब खुश हो गए, इनका स्मिथ नाम दे देते हैं। वो खुश हो गए क्योंकि उनका लगातार विकास हो रहा था, नई नई चट्टानों का निर्माण हो रहा था, नए नए स्थलाकृतियां वहां पर बन रही थी। तो इस प्रकार सागर का पूरा और पूरी तरीके से कैसे फैलाव हुआ था या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम पे भी ये क्रियाएं हो रही हैं, जिसका वैगनर महोदय ने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। उन्होंने कहा था कि किस प्रकार चंद्रमा के आकर्षण बल से अमेरिका जो है विस्थापित हुआ था, वो पूरा एक महाद्वीप से टूटकर किस तरह अपना एक अलग वर्चस्व बनाता हुआ चला था। और अटलांटिक महासागर जो कि कभी सटा हुआ था, कभी अस्तित्व में नहीं था, पैंथालिसा का सारा पानी उसमें जाकर के समाना शुरू हो गया। पैंथालिसा इतनी बड़ी कि प्रशांत महासागर का उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन हो गया और उसका कुछ हिस्सा जो है अन्य अन्य छोटे महासागरों में देखने को मिल जाएगा। और इस प्रकार कई महासागर बनकर तैयार हो जाते हैं, 7 महासागरों का आपको जिक्र हो गया था। तो ये एक डायग्राम है पूरे सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत के बारे में, जिसको आप बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट क्या लेंगे समझ ही नहीं पाएंगे आप, हो सके तो इसको बनाइएगा और बनाने के बाद एक अच्छा सा उसमें हर चीज को मेंशन करते हुए, उसके एग्जाम्पल को बताते हुए, जैसे कि देखिए लाल सागर का भी ऐसा वर्चस्व है, ये अटलांटिक महासागर का ऐसा स्वरूप है, कुछ इस प्रकार की क्रियाएं उसमें होना शुरू हो गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कभी रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल बनेगा, जो आप देखेंगे अफ्रीका में जाकर के, वाह क्या सुंदर नजारा होता है रिफ्ट वैली का, झरने गिरते रहते हैं, एकदम टूटा हुआ, ऐसा लगता है कि पूरी धरती का सीना चीरा गया हो वहां पे। और यही सीना लगातार चीरता हुआ जा रहा है और टूटता हुआ जा रहा है। एक दिन देखेंगे पूरा इथोपिया से लेकर के सोमालिया चले आइए, फिर केन्या चले आइए, तंजानिया चले आइए, मोजाम्बिक चले आइए, पूरा हिस्सा एक दिन टूट जाएगा वहां से और वहीं से दरारें बन करके कुछ उत्तर की ओर भागेंगी, कुछ दक्षिण की ओर भागेंगी। ये आज से लेकर के कई लाखों सालों में देखने को मिलेगा। तुरंत की चीजें नहीं होती हैं, लेकिन हाँ क्रियाएं शुरू हो चुकी हैं या होती आ रही हैं। पृथ्वी गतिशील है, हमारी जिंदगी भी गतिशील है, कुछ इनसे सीखिए, कभी ठहरिए नहीं। जो हो सके नए कर्तव्य अपने अंदर के दिखाते रहिए, तभी आपका बौद्धिक के साथ साथ
जितनी भी आपके भावनात्मक विकास भी हो सकेगा, वरना आप कूप मंडूक बन के रह जाएंगे, आप एक जगह सिमट के रह जाएंगे। तो नैरो माइंडेड से अच्छा वाइड ही रहिए, ब्रॉड अपना थिंकिंग को डेवलप करिए, सोचिए समझिए, उसके बारे में और जानने की कोशिश करिए। आप अपने जगह की चीजों को देखिए, हर एक चीज में उसके एग्जाम्पल को ढूंढने की कोशिश करिए। तो इस प्रकार तैयार होता है एक सागर नित्तल प्रसरण का सिद्धांत, जिसे हैरी हैस साहब ने दिया था, जिसमें वर्क कर रहा था अपसारी बल, डाइवर्जेंट मूवमेंट वर्क कर रहा था और टेंसाइल फोर्स वर्क कर रहा था, तब जाकर के ये पूरा का पूरा प्रसार हो रहा था। ओके, तो ये था पूरा जो कि डायग्राम था, ये मैंने आपको पूरा उसके बारे में बता दिया था। इसको आप मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें ये सब पॉइंटों को आपको अपनी तरफ से बनाते हुए लिखना पड़ेगा। ये देखिए, ये वाला डायग्राम जो मैंने आपको अभी समझाया था, किस प्रकार इसमें रेडियो एक्टिव विघटन की क्रिया के द्वारा ऊपर मैग्मा जा करके किस प्रकार ये टूट रहा था और किस प्रकार उसमें फैलाव हो रहा था, किस प्रकार स्लैब खिंचाव हो रहा था। इनका डायरेक्शन इस प्रकार है, बना लीजिएगा आप अपने नोट्स बुक में, जहां पर भी आपको सही लगे, सहूलियत लगे, वहां पर जरूर बनाइएगा। ये कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान सब्जेक्ट है। बस थोड़ा सा अपना माइंड सेट को समर्पित करिए इनको, ये खुद आपको बताएंगे कि हम कैसे बने थे। हर किसी की जिज्ञासा होती है, हर कोई, कि कैसे बना रहा ये धरती, हमको पता चल जाए। तो कुछ इस प्रकार की थिंकिंग उसमें आती रहती है। और ऐसे ही समझिए, एंजॉय के साथ समझिए। दो चट्टानों को दो नाम दे दीजिए, अपने सगे संबंधी या भाई बंधुओं का नाम दे दीजिए, दोस्तों का नाम दे दीजिए, और फिर उनको पकड़ करके खींच दीजिए, दूर फेंक दीजिए। मतलब दूर मत फेंक दीजिएगा ना, लड़ाई हो जाएगी, बीच में दूर कर दीजिएगा और बीच में पानी उड़ेल दीजिएगा, और फिर बीच हथौड़ी मार मार के चटकन दीवार सब कर दीजिएगा। फिर उसके बाद तो आपको जो हालत बुरी कर ही जाएगी वो आप ही जानते हैं। तो इस प्रकार सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत की पूरी परिघटना होती रहती है। अब क्या है, ओशियन बॉटम रिलीफ, महासागर नित्तल उच्चावच के बारे में है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस किस प्रकार की अब उसमें स्थलाकृतियां बनकर तैयार हुई थी। वो तो हैरी हैस का मॉडल था, अब इसमें कैसे प्रेजेंट टाइम पे हर जगह आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी, वो चीज अब यहां पर आपको जानने को मिलेगा। इसका भी मैं आपको एक खाका बना के, ढांचा बना के दिखाऊंगा आसान वर्डों में। इस तरह के डायग्राम से एक प्यारा सा डायग्राम बनाऊंगा ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें, एक शॉर्ट फॉर्म में उसको अपनी कॉपी में बना सकें। महासागर नित्तल उच्चावच रिलीफ, ये भी आपके सिलेबस का एक अहम पॉइंट है, जिस पर अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी आप उसको देखेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो कभी मेंस में भी वो क्वेश्चन दिखते हैं, जिसमें आपको चाहिए कि कुछ उदाहरण का उसमें तड़का लगाइए और फिर परोस दीजिए। अब देखिए, महासागरीय नित्तल का विभाजन इसमें होता है। फर्स्ट पॉइंट, महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर होता है महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर होता है गहरी समुद्री मैदान, जिसमें होता है डीप ओशियानिक प्लेन। और फिर होता है महासागरीय गर्त, ओशियानिक टिप्स होता है। ओके, अब इसका मैं इसको देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक प्यारा सा, अब ये देखिए मैंने एक चित्र वाला डायग्राम का भी व्यवस्था करी है, ताकि आप पीडीएफ में उसमें आप बना लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा और समझ जाइएगा, कुछ एग्जाम्पल ठोक दीजिएगा उसमें अच्छे से। ओके, अब देखिए एक क्यूट सा डायग्राम बनने जा रहा है, समझिएगा इसको। ये स्थलाकृतियां हैं, ये हमारा स्थल चल रहा है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ये अभी भी हमारा महाद्वीप ही है, इसको मैंने और आगे बढ़ाया, अब ये समुद्र का रूप लेना शुरू कर दिया है। यहां पर कटकों का निर्माण होता हुआ ये चल रहा है, और फिर
कहीं फिर और अदर महाद्वीप का निर्माण होता हुआ आगे बढ़ गया है। इसको मैं थोड़ा सा 3D लुक दे देता हूं। ये देखिए, ऐसे आप बना लीजिएगा उसको अच्छे से। ओके, ताकि आप समझ सकें, है ना, कितना आसान है इसको बनाना। और आप कहते हैं कि ये बनता ही नहीं है सर मुझसे। ये देखिए, ये हमारा एक प्यारा सा डायग्राम बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए इसमें 2-3 बाल्टी पानी भर देते हैं। समुद्र है भाई, 2-3 बाल्टी पानी से क्या उसका कल्याण होगा? आप गेस करिए। तो ये मैंने उसमें पानी भर दिया है। इतना डायग्राम समझ आ गया? इसमें क्या है सोच रहे होंगे, ये तो बहुत आसान डायग्राम है। आगे चलते हैं। अब यहां से तो देखिए, ये सब हमारा क्या कहा जाता है, ये तो हमारा स्थलाकृतिक का भाग होता है, जिसमें आपको यहां पर मिल जाएगा पर्वत मिल जाएगा, फिर यहां पर उससे पर्वत जो सबसे ज्यादा चोटी के बनते हैं, और फिर वहां पर उससे कम ऊंचाई के जो होते हैं वो पठार मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक चौड़ा सा पूरा का पूरा मैदान देखने को मिल जाएगा। ये तो अभी था महाद्वीपों के बारे में। अब धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे चलता है, और आगे चलने के बाद ये हिस्सा जो पूरा डूबा हुआ है, ये देखिए ध्यान से, ये हिस्सा जो पूरा डूबा हुआ है ये कहलाता है कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय मग्न तट। एक शेल्फ का काम करता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ये काम होता है महाद्वीपीय मग्न तट, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया था इसका फर्स्ट पोर्शन। ओके, इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा। फिर और आगे बढ़िए, वहीं पर ही ना रुक जाइए, थोड़ा और आगे आइए। आगे का भी मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा, एक जगह क्यों रुकना। अब आगे आप बढ़ेंगे तो ये वाला जो हिस्सा देखेंगे ये होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप का हिस्सा होता है। ओके, एक जो ढाल का यहां पर शुरू हो गया है उसका यहां पर जिक्र मिल जाएगा। इसको भी समझ जाइएगा अच्छे से। ओके, महाद्वीपीय ढाल। फिर उसके बाद नीचे थोड़ा सा आ जाइए, यहां पर आपको ये जो उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा ये कहलाता है महाद्वीपीय उभार कहलाता है, कॉन्टिनेंटल राइज वाला ये हिस्सा होता है, ये जो आप देख रहे हैं। ओके, अब शुरू होता है नीचे समुद्र का हिस्सा। ओके, जिसका हमारा यहां पर दिखाया जाना अत्यंत आवश्यक है। वो कौन सा हिस्सा शुरू हो जाता है? अब ये नीचे ये पूरा हिस्सा आप देखेंगे ये कहलाता है महासागरीय मैदान कहलाता है। एक महासागरीय ओशियानिक प्लेन का ये पूरा एक हिस्सा होता है। ये एक ओशियानिक डीप में आप घुस रहे हैं, डीप ओशियानिक प्लेन का आप पार्ट बनते हुए जा रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आइए तो यहां पर आपको गर्त देखने को मिलेगा, खड्ड देखने को मिलेगा, गड्ढा बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा।
शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया जाए तो वहां पर आपको ट्रेंच देखने को मिलेगा, बड़ा सा एक पाताल को छूता हुआ एक स्थलाकृति देखने को मिलेगी, जिसका अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। आप जानते भी होंगे, फिर भी मैं दिखाऊंगा आपको। कैसे नहीं दिखाऊं मैं, आप सोच रहे होंगे ये तो सर तो एकदम जिद्दे आ गए हैं दिखाने के। फिर अब महाद्वीपों की वजह से, महासागरों की वजह से, चूंकि यहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थी, तो ये कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति बनकर तैयार हो जाती है अंदर ही अंदर। दिखा आपको? अब ये जो मैग्मा निकल करके यही है जो लावा के रूप में यहां पर जमा हुआ है, और ये जो उभरा हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं ये कहलाता है कटक महासागरीय कटक कहलाता है। ओके, एक रिच कहलाता है, महासागरीय कटक कहलाता है। और ये जो पूरा गड्ढा आप देखेंगे ये कहलाएगा रिफ्ट घाटी कहलाती है। एक भ्रंश कहलाएगा, भ्रंश घाटी इसे बोला जाता है। ओके, ये दिख रहा है, यही भ्रंश घाटी ट्रेंच जो आप जाकर देखेंगे, गर्त यही जो आप देखेंगे, ये आपको मैरियाना गर्त के बारे में सुना है ना, ये वही है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा, विश्व का सबसे बड़ा गर्त, सबसे गहरा गर्त ये वही है। फिर और भी, इतने में ही नहीं शांत रहिए, और भी इसमें स्थलाकृतियां बनना शुरू हो जाएंगी। वो कौन सी बनेगी? यहां पर आप छोटे छोटे टीले देखने को मिलेंगे, फिर जिन्हें कहा जाता है सी माउंट कहा जाता है, महासागरीय टीला बोला जाता है इनको। ओके, लेकिन इनकी एक खासियत रहेगी, इनका जो ऊपरी हिस्सा रहेगा ये नुकीला रहेगा, लेकिन ये समुद्र की सतह से जो है नीचे ही रहेंगे। जो उसकी ऊपर की सतह रहेगी यहां से ये नीचे ही पाए जाएंगे, ये टीले ऊपर नहीं निकले रहेंगे। ऊपर निकले हैं तो वो महाद्वीप कहलाने लगे, आइसलैंड बन जाते हैं, एक द्वीप का नाम ले लेते हैं वो। और जो नहीं निकल पाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है उनको जलमग्न द्वीप कहा जाता है, क्योंकि वो एक रूप से समाये हुए हैं, वो बाहर की ओर नहीं निकले हैं। ये देख रहे हैं ये डायग्राम, ये देखिए, ये अंदर ही चपटे आकार में रहेगा, ये ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा। ये एक प्रकार का ऐसा आइसलैंड रहेगा जो कि पानी के अंदर ही है अभी भी। ओके, जैसा कि आप ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं जिन्हें ग्वैट भी कहा जाता है, ये देखिए GUYOT, ग्वैट। और बाहर निकल गया तो ये प्यारा सा आइसलैंड वो बन जाएगा वो। और ये मैंने आपको सी माउंट के बारे में बताया था, एक ऐसा टीला, एक जिसका शिखर जो होता है नुकीला थोड़ा होता है, इन्होंने नहीं बनाया, ये ऐसे नुकीला होता है, लेकिन वो सतह के जो होता है नीचे ही रहता है। और ये जो होता है ये पूरा रिफ्ट वैली होती है, जिसका डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर दिया था। यहाँ पर काफी अंधेरा रहता है, तो क्यों ना इसको पूरा ब्लैकिश कर दिया जाए, एकदम काला ये हिस्सा। और ये पूरा बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ ये पूरा पोर्शन होता है। ओके, और इसमें आपको महाद्वीपीय ट्रेंच भी देखने को मिलेंगे, गर्त भी देखने को मिलेंगे। वो तो महासागर का था, महाद्वीप का भी तो अपना एक रहेगा अस्तित्व, वो यहां पर, चलिए ब्लैक से ही मैं आपको बना देता हूं, ये हिस्सा, यहां पर भी खड्डे दिखेंगे, गड्ढे काफी गहरे गहरे दिखेंगे, स्लोप वाले एरिया में ये चीज दिखेंगे आपको।
महाद्वीपीय गर्त का नाम लिए होते हैं। ये एक ट्रेंच बनाते हैं वहां पर, जैसा कि ये देखिए कैनियन का जिसका नाम होता है सबमरीन कैनियन जिसे बोला जाता है। ओके, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये भी एक गर्त की तरह होगा, एक खड्डे की तरह वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, कैनियन, कैनियन आप सोच रहे होंगे कि ये तो नदी वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। हाँ, वो भी होता है, जहां पर नदियों का मुहाना होता है वहां अक्सर ये चीज देखने को मिल जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि नदियों के किनारे जहां पर, जैसे कि भारत में ही ले लीजिए, बंगाल की खाड़ी के अगल बगल आपको कई कैनियन ऐसे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा तो आपको देखने को मिलेगा बेरिंग सागर तट पर, वही बेरिंग सागर तट जहां पर एक तरफ है रसिया और एक तरफ है अमेरिका, और अमेरिका का अलास्का का पार्ट है, उनके बीच में फैला हुआ है बेरिंग सागर। ओके, वहां पर आपको ये जो कैनियन वहां पर बड़े बड़े देखने को, गर्त जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। इतना समझ गए आप अच्छे से? फिर क्या होता है, इतना आप पहले तो नोट कर लीजिए अच्छे से, या हो सके एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। तो ये एक प्रकार से हमारा, अब इसमें देखिए जब भी नदियों के द्वारा कोई भी अवसाद बहाकर लाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पुराने परिवर्तन वाली रचना चट्टानों में बताया था, तो ये माइजियोक्लाइन के तहत यहां पर मोटे मोटे मैंने आपको बताया था अवसाद जमा हो जाते हैं, लेकिन स्लोप पर कभी नहीं जमा हो पाएंगे क्योंकि सरक जाएगा और फिर यहां पर जाकर के उभार के पास वो जमा हो जाएंगे। लेकिन नीचे वाले पोर्शन में आपको वो नहीं दिखेंगे क्योंकि समुद्र इतना गहरा है, उसमें ऐसे गर्त होते हैं, वो अवसाद वहां पर कहीं समाहित हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मोटाई आपको माइजियोक्लाइन में दिखेंगे और फ्लाइट्स में उसको नहीं आप देख पाएंगे, या तो इयोजियोक्लाइन में आप थोड़ा सा हिस्सा उसका देख पाएंगे। ओके, और इन्हीं के जब दबाव हो रहा होता है तब जाकर के पर्वत का एक निर्माण हो रहा होता है। तो ये सब डायग्राम था ओशियनिक बॉटम रिलीफ का, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं सेल्फ बन रहा है, स्लोप है, पूरा सबमरीन कैनियन यहां पर बन रहा है। यहां पर भी आपको एक ट्रेंच देखने को मिलेगा इस जगह पर, यहां पर एक गहरे खड्ड आपको देखने को मिलेगा, एक वहां पर गहरी खाई देखने को मिल जाएगी उस जगह पर। ओके, तो इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा ये डायग्राम। इसको हो सके तो कैनियन ही यहां पर लिखिएगा, और जो गर्त है, ट्रेंच है, उसे आप यहां पर मेंशन कर दीजिएगा। होता ये भी वैसे ही कुछ है, लेकिन मेनली जो पोर्शन है उसका यहां पर आपको देखने को मिलेगा। है ना यूनिक डायग्राम? दिखने में क्या लाजवाब लग रहा है, रंग बिरंगी धरती से बना अपना प्यारा महासागर। तो इसको अगर आप अच्छे से व्यवस्थित तरीके से बनाते हुए समझा देंगे तो बस आपका डायग्राम के साथ एक प्यारा सा क्वेश्चन होकर बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे। महाद्वीपीय मगन तट, अब उसको मैं परिभाषित तरीके से आपको बता रहा हूं। उसमें आपको महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीप एवं महासागर के मिलन क्षेत्र में, महाद्वीप और महासागर, ये देखिए यहां पर पूरा महाद्वीप था और यहां पर जो होता है महासागर यहां से स्टार्ट हो, या यहीं से ही आप बोल सकते हैं क्योंकि यहां से भी एक रूप से सागर बोला ही जाएगा, स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर जहां पर उनका गठबंधन हो रहा है, मिलान हो रहा है, समझौता हो रहा है, संधि हो रहा है, ये पूरा हिस्सा जो होता है यही कहलाना, यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। दो क्षेत्रों का यहाँ पर समावेश देखने को मिलता है और वही चीज कहा जा रहा है यहाँ पर महाद्वीपीय और महासागर के मिलन क्षेत्र में। महाद्वीप का महासागर की ओर जो बढ़ा हुआ हिस्सा होता है, ऐसे कुछ जो बढ़ा हुआ, यहां से सागर स्टार्ट हो गया और यह महाद्वीप का जो बढ़ा हुआ हिस्सा है,
ये वाला हिस्सा जो कि डूबा हुआ है समुद्र में, तो यही हिस्सा क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मग्नतट कहलाता है। ओके, तो बढ़ा हुआ जलमग्न भाग होता है वह महाद्वीप मग्न तट या महाद्वीपीय सेल्फ कहलाता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहलाता है वो चीज। फिर आर्कटिक महासागर में साइबेरियन सेल्फ विश्व में सबसे अधिक चौड़ाई वाला है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये साइबेरियन सेल्फ का ही एक डायग्राम है। देख रहे हैं ये पूरा एकदम बर्फ से ढका हुआ हिस्सा। कहां है साइबेरियन सेल्फ? आप तो इसके बारे में तो बताए ही नहीं। थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। साइबेरिया, ठंड, कड़कती धूप, धूप कड़कती कहां से होगी यार? वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, -डिग्री। व्लादिवोस्टॉक, कहीं भी आप चले जाइए, वर्खोयानास्क, तो इतना ज्यादा ठंड पड़ती है कि आप पानी ऐसे ऊपर से पी रहे होंगे, एकदम ठंड, पता चला पूरी की पूरी एकदम नुकीली पानी आकर के धंसते हुए चली जाए शरीर में, कल हो गया कल्याण वहीं पे, है ना। तो ये वो वाला क्षेत्र है साइबेरियन। रसिया में आपको जाकर देखने को मिल जाएगा वो चीज, जहां पर प्यारी प्यारी 3 नदियां एकदम आपको देखने को मिल जाएंगी। ओबियंसी और लीना जहां दे बहती हैं वो नदियां, वो है रूस का एक जगह, इनके बीच में स्थित है साइबेरिया का एक जगह। ओके, तो वहां पर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा। और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें समुद्र का और महासागर का पूरा एक समावेश देखने को, ये कोई मशीन है उसको काटता हुआ चल रहा है, वरना तो पूरा जम जाएगा। शोध काम होते रहते हैं वहां पर। रसिया डेवलप्ड कंट्री हमेशा चाहेगा कि एक समुद्री मार्ग ऐसा होता है जिसके द्वारा व्यापार को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इसीलिए प्राचीन एंशियंट युग से लेकर के आज तक समुद्र मार्ग से बहुत ही ज्यादा व्यापार होता रहता है। ओके, शॉर्ट वीडियोस पर मैं आपको बताऊंगा चाबहार बंदरगाह का क्या महत्व बढ़ता चला जा रहा है। हमारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी वहां पर गए थे, क्या संधि, क्या समझौता वहां पर करके आए हैं। 2019 से लेकर के जो अमेरिका और ईरान का जो मसला खड़ा हो गया था, हमारे और ईरान के बीच के जो मुद्दे खड़े हो गए थे, वो किस प्रकार अब जाकर पटकर एकदम सही हो पाए हैं, ये पॉइंट आप उसमें जाकर के सुन लीजिएगा। ओके, तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी, एक डॉगर बैंक है जो कि आपको पश्चिम यूरोप में मिलेगा। भर भर के यहां पर मछलियां मिलती हैं, बहुत मतलब अनुकूल स्थिति उनके लिए रहती है वहां पर। अपग्रेडिंग प्रोसेस के द्वारा वहां पर जो खनिज तत्व, जो पोषक तत्व होते हैं महासागर के, वो बहुत ही आसान तरीके से मिल जाते हैं। ओके, तो ये चीज आपको डॉगर बैंक में देखने को मिलेगा। ग्रैंड बैंक एक है, जॉर्जस बैंक है, ये कहां पर है? ये है उत्तरी अमेरिका में। तो ये था महाद्वीपीय मग्नतट। एक डायग्राम के द्वारा, एक सुस्पष्ट डायग्राम के द्वारा आप उसको समझा दीजिएगा, उसमें अपने पूरे भावनात्मकता को जोड़ दीजिएगा। इतना भी ना भावुक हो जाइएगा कि पूरा महासागर ही वहां पर उड़ेल दें और पूरी कॉपी भीग जाए, फिर कहेंगे ओ ले ये का हो गया, सब कुछ तो डूब डाब गया, है ना। तो ऐसा भी मत करिएगा। तो ये सब क्रियाएं जो होती हैं हमारे समुद्र के अंदर होती रहती हैं। ओके, ये वही समुद्र है जब कभी राम जी ने उनसे विनती की थी कि मुझे रास्ता दे दीजिए, और उन्होंने सुनते ही नहीं थे। फिर क्या हुआ? प्रभु श्री राम, गुस्सा आ गया उनको, और गुस्से में उन्होंने धनुष निकाल दिया और कहा मैं तुम्हारे पानी को आज यहीं पर ही डुबा सुखा दूंगा, फिर तुम क्या कर पाओगे अहंकारी समुद्र। तो समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनसे कहा प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, अगर आपने ऐसा तीर चला दिया तो सब कुछ
जितने भी हमारे यहाँ पर स्थलाकृतियां हैं उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन सब का विनाश हो जाएगा। वो वही स्थलाकृतियों की बात कहें, इसका मतलब ज्योग्राफिकल टर्म चलता रहा है, तो उन्होंने माफ कर दिया उस पर, क्योंकि उन्होंने रास्ता प्रोवाइड कर दिया था पत्थरों के द्वारा, आप जानते ही होंगे उसके। तो ये सब क्रियाएं चलती रही हैं, युगों युगों से चलती आ रही हैं। त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग तो सबसे महान था ही। तो इस प्रकार आप जान गए हैं महाद्वीपीय मग्नतट के बारे में। नेक्स्ट है महाद्वीपीय ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में। इसमें क्या बताया गया है, महाद्वीपीय शेल्फ एवं गहरे समुद्री मैदानों के, इसका पूरा विवरण यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आज बस इतना ही। एक बार जैसा मैंने चित्रण किया था, डायग्राम बनाया था, आप उतना बना लीजिएगा, उसको समझिएगा, अपने हिसाब से उसमें मेंशन करिएगा और कुछ एग्जाम्पल और भी जोड़िएगा। फिर देखिए एक कितना अच्छा खाना तो आप खाते होंगे, कितना अच्छा लगता है, उसी प्रकार एक अच्छा सा प्यारा सा आंसर निकल के आएगा। बाकी हम फिर से शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तब तक आप इतना तो समझिए, वरना तो सब हौच पौच हो जाएगा, कहेंगे कहाँ की चीज कहाँ पढ़ा के रख दिया है। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा हमें भी टाइम दीजिए, ताकि हम भी फ्रेश हो माइंड से आपको एक नई चीजें फिर से बता सकें। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोलने जा रहे थे फ्रेश से माइंड की मैं बात कर रहा था। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, खुश रहिए और विकास के नए आयाम गढ़ते रहिए। नमस्कार।